नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 13 अप्रैल और शुरू करते हैं 13 अप्रैल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, कल आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे उड़ीसा इतिहास का जो हिंदी संस्करण है उसे भी यहाँ पे रिलीज किया है नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि उड़ीसा इतिहास के जो वास्तविक ऑथर थे वो कौन थे। तो ये थे यहाँ पे हरिकृष्ण मेहताब जी। यस, तो हरिकृष्ण मेहताब जी जो उड़ीसा राज्य के यहाँ पे मुख्यमंत्री भी रह चुके थे मेरे साथियों। उन्हीं के द्वारा यहाँ पे किताब लिखी गई थी जिसका नाम है उड़ीसा इतिहास। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि अभी यहाँ पे किसे अपॉइंट किया गया है एज अ नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया ऑफ द इंडिया। तो मैं बता दूं मेरे साथियों कि भारत के जो मुख्य यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो किसे यहाँ पे नियुक्त किया गया है मेरे साथियों। ये नियुक्त किया गया यहाँ पे सुशील चंद्रा जी को। यस, तो सुशील चंद्रा जी बनाए गए यहाँ पे हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। इनका कार्यकाल आज से ही शुरू किया जाएगा। देखिए, 13 अप्रैल 2021 से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है और यहाँ पे इनका कार्यकाल चलेगा यहाँ पे मई 14 2022 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे सुशील चंद्रा जी बनाए गए हैं भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये आपके देख पाएंगे। अगर हम बात करें इन्होंने किनको रिप्लेस किया, एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अभी जो वर्तमान में हमारे सुनील अरोड़ा जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर आसीन थे उनको यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि सुशील चंद्रा जी यहाँ पे इससे पहले चेयरमैन थे यहाँ पे सीबीडीटी के, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी के यहाँ पे चेयरमैन थे और अब इन्हें यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। जब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएंगे ना तो इनके टर्म में, इनके पूरे कार्यकाल में 5 जगह पर इस बार चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, तो जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर, इन 5 स्टेट्स के अंदर, इन 5 राज्यों के अंदर जो यहाँ पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो लेजिस्लेटिव चुनाव होने वाले हैं, वो इन्हीं की यहाँ पे अध्यक्षता में कराए जाएंगे, इन्हीं के कार्यकाल में कराए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बात पता होनी चाहिए। देखिए, हम जब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, दैट इज ईसीआई, तो मैं बता दूं मेरे साथियों कि ईसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है जो भारत के संवैधानिक अंगों में शामिल की गई है। ये संवैधानिक मान्यता प्राप्त एक अंग है और संविधान के भाग 15 में यानी कि इन द पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका जो वर्णन है वो दिया पे आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के बीच में। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारी जो ईसीआई है, दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक संवैधानिक बॉडी है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और इसका वर्णन मिलता है मेरे साथियों कहाँ पे, पार्ट 15 में। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी जो स्थापना हुई है वो यहाँ पे 25 जनवरी 1950 को। ये भी आपसे एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे एग्जामिनेशन में ये भी पूछ सकते हैं कि हर वर्ष यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल यहाँ पे वोटर्स डे कब मनाया जाता है। तो याद कर लीजिए मेरे साथियों कि हर वर्ष यहाँ पे नेशनल वोटर डे मनाते हैं मेरे साथी कब, यहाँ पे 25 जनवरी को, और हर साल ही मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई है, देखिए किस वर्ष से, आप इसका आंसर मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में जोर दीजिएगा। इस बार 2021 में ये 11वां, अब तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। चलिए, तो इस वर्ष यहाँ पे 11वां जो नेशनल वोटर्स डे था वो मनाया गया था। आपको पता होना चाहिए कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे ये, तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों पे, सुकुमार सेन जी। यस, ये नाम आपसे एग्जामिनेशन में हर बार पूछेंगे और पूछा भी जाता है। देखिए कि सुकुमार सेन जी यहाँ पे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के और इन्हें अपॉइंट किया गया था 1950 में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत की फर्स्ट लेडी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रही थी, तो इनका सही आंसर पे श्रीमती वीएस रामादेवी। तो श्रीमती वीएस रामादेवी यहाँ पे भारत की पहली महिला यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही थी और इनका कार्यकाल रहा था पे 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक। देखिए, ये कम ही कार्यकाल के रही लेकिन इनका कार्यकाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखो मैं फ्रीक्वेंटली बताते जा रहा हूं, आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारतीय इतिहास की हम बात करेंगे तो आज का जो दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पे 13 अप्रैल को इनमें से कौन सी जो घटना है वो घटित हुई थी। तो मेरे साथियों, आज ही के दिन यहाँ पे घटित हुआ था पे जलियांवाला बाग का हत्याकांड, दैट इज जलियांवाला बाग मैसकेयर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी गोलियों को आदेश दिया गया था और बहुत सारी गोलियों से बहुत सारे जो निर्दोष थे मारे गए थे। तो ये जो हत्याकांड है इतिहास में बहुत ही घिनौना हत्याकांड माना गया है। देखिए, रोलैंड एक्ट और बैसाखी के दिन
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में और बैसाखी की यहाँ पे खुशी मनाने के लिए बहुत सारी संख्या में जो लोग थे वो जुड़े थे। जब ये खबर पहुंची यहाँ पे जनरल डायर के पास में, तो जनरल डायर यहाँ पे 90 सैनिकों के साथ में पहुंच गए और अंधाधुंध गोलियां चले। देखिए किताबों में एक वर्णन है कि 1650 गोलियां चली हैं और जिसमें से 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, लेकिन सरकारी आंकड़े बोलते हैं मात्र 328, जो सरासर गलत थी। इसकी यहाँ पे जांच करने के लिए यहाँ पे एक कमीशन बनाई गई थी। आप इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए मेरे साथियों एक यहाँ पे जांच आयोग का गठन किया गया था। उस जांच आयोग का नाम क्या था, हंटर या हिल्टन? ये दो ऑप्शन दिए मैंने आपको, आप इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। वैसे बता दूं कि मेरे साथियों जो जनरल डायर थे, इनकी यहाँ पे हत्या कर दी गई थी यहाँ पे ऊधम सिंह के द्वारा। और यहाँ पे भारत के किस राज्य के अंदर ऊधम सिंह नगर है, ये जिला है ऊधम सिंह नगर। आप इसका आंसर भी मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के नाम पे वो ऊधम सिंह नगर यहाँ पे रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है कि अभी यहाँ पे ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं 74वें, डेट इज बाफ्टा। तो बाफ्टा जो अवार्ड्स हैं, डेट इज ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, तो ये 74वें अवार्ड्स हैं। और इसके अंदर यहाँ पे किसको बेस्ट फिल्म का जो टाइटल है ये दिया गया है, तो इसका सही आंसर है मेरे साथियों पे नोमाडलैंड को। यस, तो नोमाडलैंड को इस वर्ष यहाँ पे बाफ्टा में मिला है, 74वीं बाफ्टा के अंदर मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। आप देख पाएंगे कि बाफ्टा अवार्ड के अंदर यहाँ पे जॉ की मूवी है जिसका नाम है नोमाडलैंड, उसने यहाँ पे ग्रैब की है पहली बेस्ट मूवी का अवार्ड, और ये यहाँ पे डायरेक्ट किए हुए जॉ के द्वारा। तो बता दूं मैं, देखिए जो 74वां ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स है, जिसे बोलते हैं बाफ्टा शॉर्ट में, डेट इज ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो इसकी स्थापना जो की गई थी मेरे साथियों, इसकी जो पहला अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था पे 29 मई 1949 को। और यहाँ पे मेरे साथियों देखिए 74वां एकेडमी जो फिल्म अवार्ड है वो दिए गए हैं 10 अप्रैल 2021 में, और जिसकी अनाउंसमेंट 10-11 अप्रैल में कर दी गई है। और ये नेटवर्क है इसका BBC, ठीक है। आपको बता दूं कि बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स की सेरेमनी में यहाँ पे भारतीय जगत के 2 मुख्य अभिनेता थे जिनका देहांत हो चुका था, इन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। और उनके नाम है यहाँ पे आप देख पाएंगे इरफान खान जी और यहाँ पे ऋषि कपूर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली यहाँ पे किसे यहाँ पे चुना गया है इक्वाडोर के प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे इक्वाडोर के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उनमें से यहाँ पे किसने जीत लिया है, तो ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है यहाँ पे गुइलर्मो लस्सो ने। यस, तो गुइलर्मो लस्सो जी ने यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन है वो जीत लिया है, और ये इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। आप इनका जो पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे देख पाएंगे कि जो लस्सो जी है उन्होंने प्रेसिडेंसी का जो इलेक्शन था वो जीत लिया है, एंड ही विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इक्वाडोर। देखिए अगर हम बात करना है इक्वाडोर के बारे में, तो इक्वाडोर एक सदर्न अमेरिकन कंट्री है, सदर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है, और ये मेरे साथ देखिए पड़ती है साउथ पैसिफिक ओशन से, यहाँ पे इसकी बाउंड्री टचअप करती है। आप देख पाएंगे ये है इक्वाडोर। यहाँ पे इक्वाडोर की जो कैपिटल है वो है क्विटो। देखिए क्विटो के बारे में कहते हैं ये एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन रेंजेस पे बसी हुई यहाँ पे विश्व की ऊंची यहाँ पे कैपिटल्स में से एक भी है। आप देख पाएंगे ये पूरा का पूरा एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं, और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी यहाँ पे कौन सी है, एंडीज पर्वतमाला है। अगर हम देखिए एंडीज की बात करते हैं ना, तो एंडीज कहाँ पर है, सदर्न अमेरिका में, और ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं, साथ साथ में वोल्केनोस भी है। तो इक्वाडोर फेमस है अपने बहुत सारे वोल्केनोस के लिए। जैसे हम पे अगर पूछें कि कोटोपैक्सी वोल्केनो किस देश के अंदर है, तो कोटोपैक्सी वोल्केनो मेरे साथियों कहाँ पड़ता है, इक्वाडोर में, और यहीं पर एक बहुत ऊंची चोटी भी है, बहुत ऊंची यहाँ पे माउंटेन रेंज भी है जिसका नाम है चिम्बोराजो। तो यहाँ पे चिम्बोराजो की हम जब बात करते हैं, चिम्बोराजो की बात करते हैं, तो वो कहाँ पर है, इक्वाडोर के अंदर है। आपसे फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है कि रिसेंटली यहाँ पे कितने सेलर हैं इंडिया की तरफ से जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। देखिए इस बार होने वाले हैं टोक्यो के समर ओलंपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में होने वाले थे लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। कारण तो आप जानते हैं साफ साफ यहाँ पे कोरोना पैंडेमिक रहा है। तो इस बार भारत के यहाँ पे 4 ऐसे नाविक हैं, 4 सेलर्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है। आपको बता दूं मेरे साथियों, तो यहाँ पे पहली है नेत्रा कुमारन, जो पहली फीमेल सेलर भी हैं इंडिया की तरफ से जाने वाली टोक्यो सीरीज में। फिर यहाँ पे विष्णु श्रवण जी हैं, केसी गणपति जी हैं, और यहाँ पे वरुण ठक्कर जी हैं। देखिए जिसमें से विष्णु श्रवण जी मेरे ख्याल से आई थिंक आर्मी में है, इंडियन आर्मी में रहे हैं, यस।
और आपको बता दूं कि जो नेत्रा कुमानन है ये भारत की पहली महिला सेलर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि नेत्रा कुमानन यहाँ पे भारत की पहली महिला सेलर है जो इस बार यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तो इसका सही आंसर पे क्या है? 4। यस, 4 सेलर्स हैं। तो टोक्यो में जो समर ओलंपिक्स है मेरे साथियों ये 2020 में थे, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू द पैंडेमिक ये 2021 में होने वाले हैं। और आपको बता चुका हूं कि टोक्यो कहां पड़ता है? भाई जापान के अंदर है। जापान इस बार इसका आयोजन कर रहा है। इसका मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि टोक्यो ओलंपिक्स का मोटो क्या है, तो मेरे साथियों इसका सही आंसर है यूनाइटेड बाय इमोशंस। इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली आहार क्रांति हैज बी लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसके द्वारा आहार क्रांति की जो लॉन्चिंग की गई है? तो ये लॉन्चिंग की गई है भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। और आप मेरे ख्याल से इसका आंसर पे पहचान गए। इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। एस, तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने यहाँ पे नया मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है आहार क्रांति। अब क्वेश्चन बनता है ये आहार क्रांति क्या है? देखिए, इनका इसमें ये कहना है कि हम यहाँ पर बैलेंस डाइट को बढ़ावा देंगे जिससे देखिए भारत के अंदर जो न्यूट्रिशन की कमी होती है, जो कुपोषण की अवस्था है, ये बहुत कम हो जाए। कुपोषण एक ऐसी अवस्था है जिसमें किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को प्रॉपर जो न्यूट्रिशंस है वो नहीं मिल पाते हैं। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सब न्यूट्रिशन पदार्थ में शामिल है। न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं पोषक पदार्थ। तो पोषक पदार्थों की मात्रा को फूड में बढ़ाने के लिए, उनके प्रति अवेयरनेस कार्यक्रम चलाने के लिए जो यहाँ पे मिशन लॉन्च किया गया है, दैट इज द आहार क्रांति। तो आहार क्रांति का यहाँ पे एक टैगलाइन दी गई जिसे बोलते हैं उत्तम आहार उत्तम विचार, कि आप जैसा यहाँ पे खाना खाएंगे वैसा आपके विचार आएंगे। ये सत्य बात है ना, सिंपल सी बात है। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि किसी ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की है शादीशुदा लोगों के लिए कि पति के दिल का रास्ता अक्सर पेट से होकर गुजरता है। आप भी यहाँ पे भविष्य में देखिए दंपति में बनेंगे तो ये आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पति के दिल का रास्ता पति के पेट से होकर गुजरता है। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु अमंग अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ NCAER। ओके, तो यहाँ पे NCAR की यहाँ पे प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है मेरे साथियों? तो इसे चुना गया पे पूनम गुप्ता जी को। यस, तो पूनम गुप्ता जी इज द राइट आंसर। आप देख पाएंगे कि पूनम गुप्ता जी जो इकोनॉमिस्ट रही हैं वर्ल्ड बैंक की, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ द नेशनल काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, और इसी को ही शॉर्ट में नाम दिया गया पे NCAR। इन्होंने किनको रिप्लेस किया है? तो पूनम गुप्ता जी ने रिप्लेस किया है शेखर शाह को, जो इससे पहले है डीजी, और ये रहे हैं डीजी सिंस 2011 से। तो काफी लंबा समय से ये शेखर शाह जी है जो डीजी रहे हैं। आपको बता दूं कि पूनम गुप्ता जी यहाँ पे ऑफिस को होल्ड करने वाली हैं फ्रॉम 1 जुलाई 2021। तो अभी तो शेखर शाह जी रहेंगे। 1 जुलाई 2021 से यहाँ पे जो इनकी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की जो नई डीजी बनेगी वो बनेगी यहाँ पे पूनम गुप्ता जी। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जुलाई से आसपास आपके बहुत सारे पेपर भी हो जाएंगे तब तक। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए NCAER के बारे में, तो शेखर शाह जी इसके देखिए वर्तमान में डीजी है। 1956 में इसे एस्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिजाइन्ड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द जियो मामी। ओके, जियो मामी जो मुंबई फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें 12 अप्रैल 2021 को किसने अपने चेयरपर्सन पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया पे दीपिका पादुकोण ने। यस, तो दीपिका पादुकोण ने स्टेप डाउन किया है एज अ चेयरपर्सन फ्रॉम द जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, और इन्होंने, आपको बता दो कि जो दीपिका पादुकोण थी वो यहाँ पे चेयरपर्सन बनाई गई थी, किनको रिप्लेस करके? तो इन्होंने यहाँ पे किरण राव को रिप्लेस किया था। ठीक है, किरण राव को रिप्लेस किया था। उसके बाद यहाँ पे दीपिका पादुकोण को यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया गया था। अगर हम बात करें देखिए यहाँ पे मामी के बारे में, डेट इज मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज, तो इसकी एक्स चेयरपर्सन अब तो नहीं रही है, दीपिका पादुकोण होंगी, सिंपल सी बात है। 1997 में से स्टैब्लिश किया गया था और लोकेशन मुंबई में है, और ये एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 12 अप्रैल 2021 को इनमें से किसके द्वारा 75 श्रृंखला पेंशन जागरूकता को यहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च की यहाँ पे एक मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा।
आप देख पाएंगे कि जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है 75 सीरीज पेंशन अवेयरनेस, और ये सारा किया जा रहा पे 75 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के। देखिए अभी भारत के अंदर एक बहुत बड़ा यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है जिसका नाम है भारत का अमृत महोत्सव। और भारत का जो अमृत महोत्सव है ना, इसकी शुरुआत हुई है 12 मार्च से। यस, इसी 12 मार्च से मेरे साथियों, इसी 12 मार्च से 2021 से भारत के जो अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। तो इसी के अंदर यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसी में चलाया जा रहा है 75वां सीरीज पेंशन अवेयरनेस कार्यक्रम। तो इसकी जो यहाँ पे शुरुआत की है मेरे साथियों, इसे जो इनोग्रेट किया है वो किया पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे ऑफिस होल्डर हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स हैं, किसके यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा किस देश के कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि कोविड सिचुएशन काफी वर्स्ट हो चुकी है इंडिया के अंदर। यहाँ पे सेकेंड वेव ने तो खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, रोज यहाँ पे 1.5 पौने 2 लाख केसेस आ रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और इसी तरह से पढ़ते रहिए, ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला, मजेदार कंटेंट मिलने वाला है। देखिए तो इसका सही आंसर मेरे साथ है रशिया में। यस, तो रशिया के द्वारा यहाँ पे डेवलप की गई है एक कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है स्पुतनिक। अच्छा, ये स्पुतनिक क्यों दिया गया? आप इसका आंसर क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि यहाँ पे स्पुतनिक ही नाम क्यों दिया गया? स्पुतनिक इससे पहले एक फेमस कार्य है जो किया गया है रशिया के द्वारा। अगर आप चाहें तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे अप्रूव कर दी गई है कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक को, और अब यहाँ पे इंडिया के पास यहाँ पे 3 अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन है। पहली है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड और तीसरी यहाँ पे स्पुतनिक 5। यस, इसका पूरा नाम है स्पुतनिक 5। तो मेरे साथियों आपको बता दूं कि ये यहाँ पे वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि भारत में 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक यहाँ पे टीका उत्सव चलाया जा रहा है। यहाँ पे ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस से लेके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती तक यहाँ पे ये अवसर यहाँ पे जो टीका उत्सव है चलाया जा रहा है। तो आप देख पाएंगे कि 11 अप्रैल से लेकर यहाँ पे 14 अप्रैल तक मेरे साथियों यहाँ पे चल रहा है टीका उत्सव, जिसका एकमात्र लक्ष्य है कि जितने भी एलिजिबल लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस बार वैक्सीनेट किया जाए। वैसे बता दूं रशिया के बारे में कि रशिया में भी हाल ही में खबर आई थी कि रशियन जो प्रेसिडेंट है पुतिन जी, उन्होंने एक साइन कर दिया है लॉ और खुद अलाउ कर दिया है अपने आप को कि वो पावर में रह सकते हैं 2036 तक। तो 2036 तक यहाँ पे रशिया के प्रेसिडेंट रहेंगे और ये फैसला उन्होंने स्वयं किया। खैर अलग ही स्वैगन का। तो चलो, तो मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अभी हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में आए हुए साइक्लोन का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे साइक्लोन आया है कहां पे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में। इसका नाम क्या है? इसका सही आंसर पे सिरोजा। यस, तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है मेरे साथियों, यहाँ पे एक साइक्लोन है जिसका नाम है सिरोजा। आप याद कर लीजिएगा कि सिरोजा साइक्लोन है जो कहां पर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में है। ये इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे तो बस नाम ही पूछेंगे। इंडियन ओशन की तरफ से जो साइक्लोन है पूरा आया है। तो ये देखिए यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है कलबरी। तो कलबरी के जो कोस्टल एरियाज है ना, वहां से ये ज्यादा टकराया है मेरे साथियों, और यहाँ पे इसने काफी ज्यादा आघात भी पहुंचाया है, मतलब काफी ज्यादा क्षति भी पहुंचाई है। 170 किलोमीटर पर आवर तक इस साइक्लोन की स्पीड है कलहरी तक। देखिए अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है, और ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसपे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ये आप जानते हैं कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा महाद्वीप है जिसपे कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। और ये कहाँ पड़ता है मेरे साथियों? ये पड़ता है यहाँ पे पैसिफिक ओशन की तरफ में। अगर हम बात करें तो स्कॉट मॉरिसन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, कैनबेरा इसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसके यहाँ पे क्या है, करेंसी है। अगर देखिए बात की जाए तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना मेरे साथियों, एक कॉमनवेल्थ का पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे बहुत सारे डिविजन्स में, बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे बड़ा प्रांत है, फिर यहाँ पे नॉर्दर्न टेरिटरी है, यहाँ पे साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्वींसलैंड है, ये क्वींसलैंड है, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स है, और नीचे पड़ता है विक्टोरिया, और इसी के नीचे मेरे साथ देखिए यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है तस्मानिया। आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में एक जल संधि पड़ती है जिसे बोलते हैं बास जल संधि। कौन से पे? बॉस जल संधि कह सकते हैं। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछेंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो मैक्सिमम हिस्सा है ना, वो यहाँ पे रेगिस्तान से बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे रेगिस्तान के क्षेत्र हैं, और आपको बता दो कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे पूर्वी हिस्से में, इन द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, और उसी माउंटेन रेंज का नाम है पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पास में यहाँ पे कोरल रीफ्स बनती हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चट्टाने हैं और इन्हें बोलते हैं यहाँ पे कौन सी चट्टाने मेरे साथियों पे, इन्हें बोलते हैं यहाँ पे कौन सी, यस आपको तक जिस प्रकार से लक्षद्वीप बना है जिसे बोलते हैं कोरल रीफ्स। देखिए तो यहाँ पे कोरल रीफ है और इन कोरल रीफ्स को मेरे साथियों हमने नाम दिया है द ग्रेट बैरियर रीफ। और ये बनती यहां पे किस, यहाँ पे मूंगा चट्टानों से। और मेरे साथियों मूंगा चट्टानों को हमने एक नाम और दिया है जिसे बोलते हैं प्रवाल भित्ति। चलिए ये आपसे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप मुझे बताएगा कि यहाँ पे देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे माउंट क्योसिस्को। देखिए तो माउंट क्योसिस्को यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे किसमें है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में है। देखिए बहुत सारी यहाँ पे ऊंची ऊंची चोटी दी गई है, जैसे देखिए माउंट एल्ब्रुस ये यूरोप में है, यहाँ पे ब्लैंक पड़ती है इन द रीजन ऑफ एल्पास, किलिमंजारो पड़ती है इन द रीजन ऑफ द अफ्रीका, अकांकोंगुआ पड़ती है पे कहाँ पे देखिए अफ्रीका साउदर्न अमेरिका में, यहाँ पे माउंट मैकिनले पड़ती है यूएसए के नॉर्दर्न ऊपर, यहाँ पे आप कह सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। विंसन पड़ती है इन द पोर्शन ऑफ द अंटार्कटिका। चलिए साथियों देखिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अभिनेता सोनू सूद को यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या पंजाब सरकार? आप इसका आंसर मुझे भाई कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए साथ ही इफ यू वांट टू क्रैक एसएससी एग्जामिनेशन विद इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी तो अभी के अभी लीजिएगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर कोर्स मिलने वाले हैं, लेकिन साथियों ये फीस पे ना कीजिएगा। यहाँ पे यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज STSIR10 एंड सेव मनी। और यहाँ पे एसएससी के सारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए जुड़ जाइए यहाँ पे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है SSC इंग्रेव। तो साथियों देखिए आज आपको मैंने बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे मेन बात है कि सबसे ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन कराए हैं। देखिए जो जितनी भी घटनाएं घटित होने वाली है वो आपको मैंने पहले ही बता दी है। तो मेरे साथ लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं। तो हम मिलते हैं यहाँ पे कल बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पे चीजों को। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।